हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोमेरिज्म मीन्स द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। तो आप लिख सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। The compounds having same molecular formula but different properties are called isomers and the phenomena of their existence is called isomerism। अब जो आइसोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म इसको हम बेसिकली टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। टू कैटेगरी, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनका सेम फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकेंड इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। Stereo isomerism means the phenomena of existence of compounds having same molecular formula but different arrangement of the group in three dimensional space। तो आप कहोगे यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट arrangement of group and atoms in 3D space। ऐसा आइसोमेरिज्म जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन 3 डायमेंशनल स्पेस में उनके एटम और ग्रुप के अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं, उसी को हम कहते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मीन्स द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन। आपको यहाँ पे याद रखना है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पैरेंट चेन। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और पैरेंट चेन अलग होता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम चेन आइसोमर, और इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को कहते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म। लाइक C4H10। देखिए एक स्ट्रक्चर इसका आप ऐसे बना सकते हो N-ब्यूटेन के फॉर्म में। दिस इज वन स्ट्रक्चर ऑफ C4H10। सेकेंड इसका एक आइसोमर बना सकते हैं आप 2-मेथिल प्रोपेन के फॉर्म में, लाइक दिस इज 2-मेथिल प्रोपेन। देखिए अब इसमें जो पैरेंट चेन है इसमें 4 कार्बन है और इसका नेम है N-ब्यूटेन।
N फॉर नॉर्मल, नॉर्मल तब कहते हैं हम जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता है। इसको देखिए, दिस इज पैरेंट चेन एंड दिस वन इज साइड चेन, तो इसका नेम हो जाएगा N मिथाइल प्रोपेन। देखिए इन दोनों कंपाउंड के फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर में क्या अलग है? पैरेंट चेन, तो इसलिए इनको हम चेन आइसोमर कहते हैं। सच कंपाउंड नोन एज चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? ऐसे कंपाउंड जिनमें पैरेंट चेन डिफरेंट होते हैं बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उसी कंपाउंड्स को कहते हैं हम चेन आइसोमर्स। सेकेंड देखिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। दिस इज an other type of chain isomerism only. This is another type of chain isomerism only. देखिए C4H8, C4H8, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH++CH CH3। एक कंपाउंड बन सकता है इससे, और एक इसी को आप साइक्लोब्यूटेन बना सकते हो। तो एक क्लोज चेन एक ओपन चेन दोनों अगर एक दूसरे के चेन आइसोमर है तो इसी को हम कहते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म मतलब ये एक तरह का चेन आइसोमेरिज्म ही है जिसमें पैरेंट चेन अलग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक ओपन चेन है और दूसरा उसका जो आइसोमर है वो क्लोज चेन है, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेन रिंग। क्लोज चेन को रिंग कहते हैं और ओपन चेन को चेन, यानी कि चेन और रिंग दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे तो इस तरह के कंपाउंड को कहा जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स इस तरह के कंपाउंड है रिंग चेन आइसोमर्स, और इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को कहते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन डिफरेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स, और उनके एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को कहते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखिए, C4H10O। C4H10O एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको आप देखो ऐसे CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका एक स्ट्रक्चर ए पॉसिबल है। दिस इज ब्यूटेन 1 सेकेंड इज CH3 CH CH CH3, यहां पे दूसरा स्ट्रक्चर है ब्यूटेन 2 इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पैरेंट चेन भी सेम है, बट पैरेंट चेन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक चीज और समझ लीजिए, इस कंपाउंड से एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है लाइक दिस। देखिए यहां पे दोनों के पैरेंट चेन सेम है लेकिन दोनों पैरेंट चेन पे OH का पोजीशन अलग है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर है और ये दोनों भी, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कंपाउंड इन दोनों में से किसी का भी पोजीशन आइसोमर नहीं है। मतलब इसका पैरेंट चेन अलग है और इसका पैरेंट चेन अलग। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ पैरेंट चेन में 4 कार्बन है। तो पैरेंट चेन में 4 कार्बन, पैरेंट चेन में 3 कार्बन, यानी कि बोथ द पैरेंट चेन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब पैरेंट चेन ही चेंज हो गया तो फिर ऐसे कंडीशन में इनको हम पोजीशन आइसोमर नहीं कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है, और ये दोनों भी नहीं है, क्योंकि इनका चेन अलग है। पोजीशन आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज होना चाहिए ओनली, या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ओनली चेंज होना चाहिए। पेरेंट चेन अगर चेंज हो गया तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर हैं। दीज आर चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड दीज आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर, दीज आर आल्सो पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। समझ में आया? जहां पेरेंट चेन ही चेंज हो जाएगा वो चेन आइसोमर हो जाएगा, और जहां पे पेरेंट चेन सेम रहते हुए पोजीशन चेंज होगा वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। तो ये हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट थिंग इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जिसमें होंगे उस कंपाउंड को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए एग्जांपल C4H8O, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन पॉसिबल है, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, और दूसरा कंडीशन इसमें एल्डिहाइड भी पॉसिबल है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस तरह के कंपाउंड के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसका और भी पॉसिबिलिटी है। दिस इज आल्सो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी C4H8 का एक स्ट्रक्चर है। तो अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ दिस टू कंपाउंड्स, और एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आप ऐसे भी बना सकते हो। ईथर, तो ये सब एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि इन सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप सबका अलग है। समझ में आ गया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही एक अलग कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मीन्स ऐसा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो एराइज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे देखिए CH3 CH2 COH, अब यहां से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ए डबल बॉन्ड यहां चला आएगा और इससे जो आइसोमर बनेगा दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड COH। दिस कंपाउंड इज एल्कोहल, इसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 ले लीजिए, तो इसको हम कहते हैं कीटोन, और इसको कहते हैं इन फॉर डबल बॉन्ड, ऑल फॉर OH।
तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म का एक टाइप है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं जो एराइज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। टॉटोमेरिज्म मींस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म arises due to transfer of हाइड्रोजन। ऐसा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो हाइड्रोजन के ट्रांसफर से एराइज होगा उसी को कहेंगे हम टॉटोमेरिज्म। और एक कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में यही हो रहा है, इसलिए कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म का एक एग्जांपल है। और इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, पैरेंट चेन सेम होते हैं, तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दिस मीन्स ओवरऑल आप कह सकते हो कि टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का, और इसी का एग्जांपल है कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म। एंड लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज मेटामेरिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेटामेरिज्म। लास्ट वन इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप में एराइज होता है जिसमें इंटरस्टिशियल फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि एल्किल चेन के बीच में फंक्शनल ग्रुप हो और दो एल्किल चेन उस फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। मतलब ऐसा चेन हो जिसमें दोनों एल्किल चेन को एक साथ काउंट करना पॉसिबल ना हो। इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, जैसे ये CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर। अब यहां से एक कार्बन को शिफ्ट करके इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2O CH3। These are metamer of each other. These are metamer of each other. तो मेटामर किसे कहते हैं हम? जब दो एल्किल चेन वो एक ही कंपाउंड में और दोनों एल्किल चेन का पोजीशन चेंज, दोनों एल्किल चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज होता हो, तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म एराइज होता है उसी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। तो इसको हम लिखते हैं द आइसोमेरिज्म arises due to change of number of carbon atoms in alkyl group in either side of the functional group, in either side of फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, आइदर साइड लिखने का मतलब दोनों साइड में, जो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्किल चेन है, इनमें अगर कार्बन का नंबर चेंज होता है तो इससे जो आइसोमेरिज्म एराइज होगा उसी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। तो इसके लिए ऐसा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होना चाहिए जिसके दोनों साइड में दो एल्किल चेन अटैच होते हो। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कीटोन के केस में। देखो CH3 CH2 CO CH2 CH3, यहाँ पे मेटामेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पूरा चेन एक साथ काउंट हो सकता है। मेटामेरिज्म तब एग्जिस्ट करेगा जब ये पूरा चेन एक साथ काउंट करना पॉसिबल नहीं हो, यानी कि बीच में कोई अदर एटम हो अदर देन कार्बन, जैसे ईथर में होता है। इसके अलावा एक किस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा? अमाइन में होता है। सेकेंडरी अमाइन में देखिए दो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं। एस्टर में होता है, एस्टर में। एसिड एंड हाइड्राइड में होता है, एसिड एंड हाइड्राइड में भी ऐसा कंडीशन होता है कि दोनों चेन को एक साथ काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आता है। तो इस तरह के ग्रुप को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फंक्शनल ग्रुप। और इंटरस्टिशियल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अगर नंबर ऑफ कार्बन चेंज होता है और उससे दूसरा आइसोमर बनता है तो उस आइसोमर को कहेंगे मेटामर। और इस तरह के आइसोमर के एग्जिस्ट करने के फिनोमेना को कहते हैं हम मेटामेरिज्म। तो दीज आर ऑल अबाउट
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, पोजीशन आइसोमेरिज्म में कभी कभी बेंजीन का आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसको समझ लीजिए। जैसे दिस कंपाउंड इज नाइट्रोबेंजीन, सॉरी नाइट्रोफिनॉल, दिस इज नाइट्रोफिनॉल। अगर इसी कंपाउंड को हम ऐसे लिखें तो दिस इज आल्सो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज आल्सो नाइट्रोफिनॉल। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो नाइट्रोफिनॉल। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है? देखिए, ये जो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे नाइट्रो कार्बन नंबर 2 पे है, यहाँ 4 पे और यहाँ 3 पे। नंबरिंग आप यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दिस मीन्स दिस इज 2 नाइट्रोफिनॉल, दिस इज 4 नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज 3 नाइट्रोफिनॉल। ये इनका इक्वेशन है। और ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, बट ये पोजीशन आइसोमर कॉमन नेमिंग में आर्थो मेटा पैरा के नाम से जाने जाते हैं। कैसे समझिए इसको? अगर बेंजीन पे कोई मेजर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ग्रुप को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजर फंक्शनल ग्रुप कोई रिप्रेजेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6। अब देखिए, अगर आप इधर से काउंट किए तो कार्बन नंबर 2 यहाँ है, काउंटिंग इधर से हुआ तो कार्बन नंबर 2 यहाँ होता ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 2 और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 दोनों हो सकता था। तो दिस मीन्स इन दोनों कार्बन का केमिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो हम इनको कहेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ पे जब कोई भी ग्रुप होता है तो इसको हम कहते हैं आर्थो। आर्थो में को रिप्रेजेंट करने में स्मॉल और यूज करते हैं। 3 और 5 भी ऐसे ही सेम है, जैसे आर्थो दोनों सेम है, 2 6 वैसे ही 3 5 भी सेम है। इसको कहते हैं हम मेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 4 को हम कहते हैं पैरा और इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो 2 नाइट्रोफिनॉल है, इसको हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहते हैं कॉमन नेमिंग में, आईपीसी में एक्सेप्टेबल भी है। इसको कहते हैं हम पैरा नाइट्रोफिनॉल और इसको कहते हैं हम मेटा नाइट्रोफिनॉल। देखिए 1 के रेस्पेक्ट में 2 क्या है? आर्थो है। 1 के रेस्पेक्ट में 4 क्या है? पैरा है। और 1 के रेस्पेक्ट में 3 क्या है? मेटा है। तो इस तरह से हम बेंजीन के केस में एक अलग तरह का पोजीशन आइसोमेरिज्म भी यूज करते हैं, जो आर्थो मेटा पैरा के टर्म से जाना जाता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर ओनली। तो दिस आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, ये एराइज होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट 3 डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप और एटम के अरेंजमेंट डिफरेंस होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म एराइज होता है। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड इज रोटेशनल आइसोमेरिज्म, रोटेशनल आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Rotational isomerism is also known as conformational isomerism. Conformational isomerism and optical isomerism is also known as configurational isomerism. ओके, तो देखिए जहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा,
वहीं पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जिस्ट करने की फर्स्ट क्राइटेरिया है इट इज अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड सी बॉन्ड जो बनेगा इसके अराउंड अगर ये ग्रुप है तो इसके अराउंड इस बॉन्ड पे रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ये अलाउड कब नहीं होगा इसको समझिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन आसानी से हो जाएगा और तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड, तो जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे एक बॉन्ड बना है बाई एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड पी ऑर्बिटल। अगर सिर्फ यही बॉन्ड होता तो रोटेशन अलाउड होता, लेकिन एक और बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड जो दो ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैपिंग से बना लाइक दिस। अब अगर ये रोटेट होता है तो ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग किया, रोटेशन होगा तो ये ओवरलैपिंग ब्रेक हो जाएगा। इसलिए जहां पे पाई बॉन्ड होता है रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन का पहला कंडीशन है सी डबल बॉन्ड। सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर कोई रिंग बनता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड लाइक दिस, तो यहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोटेशन होगा तो रिंग ब्रेक कर जाएगा। तो दिस इज आल्सो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। तो दो कंडीशंस आपको देखना है, रिंग का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। इन्हीं दोनों कंडीशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जिस्ट करने के लिए पहला कंडीशन रोटेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड या रिंग होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जिस कार्बन के अराउंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन है उस दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच होना चाहिए, दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप अटैच होना चाहिए, सेम ग्रुप और सिमिलर ग्रुप ऑन बोथ द कार्बन। अब देखिए जिस कार्बन के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, पाई बॉन्ड एग्जांपल ले लीजिए ये, अगर दोनों कार्बन पे सेम ग्रुप है, सपोज CH3 और CH3 एक्सिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, लाइन ऑफ रेस्ट्रिक्शन के सेम साइड में प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं सिस आइसोमर। और अगर CH3 लाइन ऑफ रेस्ट्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। सिस आइसोमर में सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट, यानी कि बल्कि ग्रुप एक साइड में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। दिस मीन्स सिस आइसोमर ऑलवेज लेस स्टेबल देन ट्रांस आइसोमर। ये हो गया पाई बॉन्ड की वजह से। दूसरा रिंग की वजह से, देखिए अगर कोई रिंग है, यहाँ पे ग्रुप है CH3H, तो दिस इज सिस, और CH3H अपोजिट साइड में सेम ग्रुप, दिस इज ट्रांस। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, सिस हैव मोर रिपल्सन देन ट्रांस। तो अब आपको हमेशा देखना है स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी और रिपल्सन सिस में ज्यादा होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाते हैं। जैसे आप देखो इस एग्जांपल को, अगर C डबल बॉन्ड C है और दोनों ग्रुप कार्बन पे जो सिमिलर ग्रुप है वो OH है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ट्रांस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिस लेस स्टेबल इसलिए था क्योंकि रिपल्सन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिस मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि दोनों ग्रुप में अट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, जिस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, अगर वो ग्रुप सेम साइड में आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो ग्रुप है अगर वो सेम साइड में आएंगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो नॉर्मली सिस की स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है वहां सिस आइसोमर की स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। क्लियर? तो these are all about geometrical isomerism. Now we are going to discuss conformational or rotational isomerism. देखिए ये एराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अराउंड C बॉन्ड।
जब कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन होता है तो उससे जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द 3D स्पेस जनरेट होते हैं, उन्हीं अरेंजमेंट्स को कहते हैं हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, और इस तरह से एग्जिस्टेंस को कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे देखिए हम बात करते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 की, तो C सिंगल बॉन्ड C है और इन दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन। तो हम ऐसे देखें, अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो देखिए अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को अरेंज कर देते हैं तो फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड बैक कार्बन के CH बॉन्ड को हाइड कर लेगा। अब इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इक्लिप्स, और यहाँ पे अगर हम इसको बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करना है तो ये अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें बैक कार्बन का CH बॉन्ड हमको यहाँ बिल्कुल मिडिल में दिखेगा। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टैगर्ड। इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में प्रत्येक डिग्री ऑफ रोटेशन पे आपको बहुत सारे अरेंजमेंट मिलेंगे, इनफाइनाइट अरेंजमेंट कह सकते हो आप, और इसको सभी को कहते हैं हम स्क्यू। अब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो लिखने का मेथड है, इसी को कहते हैं साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला मतलब एक टिल्टेड लाइन से C बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, Y शेप स्ट्रक्चर से CH बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड साहार्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रंट कार्बन को एक पॉइंट से और बैक कार्बन को एक स्फीयर से। देखिए जब यहां से देखेंगे और इसको पॉइंट और इसको स्फीयर मानेंगे तो पॉइंट स्फीयर के सेंटर पे ऐसे दिखेगा। फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है ऐसे Y शेप में, ये अटैच कर दिया पॉइंट से। बैक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है ऐसे Y शेप में, इसको अटैच कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसे हम कहेंगे इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। फिर इसको बनाना है तो ऐसे आप करो, फ्रंट कार्बन को पॉइंट से और बैक कार्बन को स्फीयर से। फ्रंट कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है इसको ऐसे Y शेप में लिख दीजिए ए। बैक कार्बन पे जो स्फीयर है ये इन्वर्टेड Y है, तो आप ये अटैच कर दो स्फीयर से तीनों, ए बन गया। इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड। इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे इन सबको कहेंगे हम स्क्यू। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको कहते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखो ये जो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के CH बॉन्ड के बीच में एंगल है, इस एंगल को कहते हैं टॉर्जिनल एंगल। टॉर्जिनल एंगल। और इनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसे कहते हैं टॉर्जिनल एंगल रिपल्सन। तो यहाँ पे टॉर्जिनल एंगल स्मॉल है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे टॉर्जिनल एंगल ज्यादा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम स्टेबिलिटी के आर्डर में देखें तो सबसे कम स्टेबल होता है इक्लिप्स, इससे ज्यादा स्टेबल होगा स्क्यू, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टैगर्ड। तो दिस आर ऑल अबाउट रोटेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। अब हम लोग को समझना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट मींस ऐसा लाइट जिसका प्लेन अगर कहीं प्रोपगेट कर रहा है तो उसके वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो भी उसी प्लेन में हो। जैसे देखो अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से एक ऐसे एक रे आ रहा है तो इस रे के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा और उस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इस सिंपल लाइट को हम पास कर देते हैं पोलराइजर ग्लास से, पोलराइजर ग्लास,
ये होता है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड से, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट से। ये निकल का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे निकल मेटल यूज नहीं होता। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के स्पेशल टाइप के क्रिस्टल से बना हुआ एक ग्लास होता है जिसे कहते हैं पोलराइजर ग्लास। और पोलराइजर ग्लास से पास होने के बाद जो लाइट मिलती है हमको, इस लाइट के वाइब्रेशन का डायरेक्शन उसी प्लेन में लाइज करता है जिस प्लेन में प्रोपेगेट करता है। तो इसको कहते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी कि क्या होगा, इसमें डिफाइन करना है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड वाइब्रेशन आर लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। अगर कोई प्लेन है लाइट की और तो उस प्लेन में, उसी प्लेन में उसके मॉलिक्यूल मतलब उसके वेव्स वाइब्रेट भी करेंगे और उसी प्लेन में वो आगे भी बढ़ेगा, प्रोपेगेट भी करेगा। तो ऐसे लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल से पास किया जाता है और इस सैंपल से पास होने के बाद ये जो प्लेन है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इस कंपाउंड को कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। प्लेन का डायरेक्शन यानी कि प्लेन ऐसे लाइट का जा रहा था, ये रोटेट होके मान लो ऐसे जा रहा था, रोटेट होके ऐसे हो गया, तो ये ऐसे रोटेट हुआ, तो इसके जो प्लेन का रोटेशन हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन ये दो डायरेक्शन में हो सकता है। अगर ऐसे जा रहा लाइट, रोटेट हो गया ऐसे क्लॉकवाइज, या ऐसे जा रहा ऐसे रोटेट हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो रोटेशन है ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से हो सकता है। कोई प्लेन ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे रोटेट हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और ऐसे जा रहा है, ऐसे रोटेट हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होते हैं, लेकिन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। यानी कि उसका एक आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका दूसरा आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो यहां पे देखिए सबसे पहले आप लोग नोट कर लो कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड होते हैं जो कायरल कंपाउंड होते हैं। कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी वैलेंसी whose valency, 4 valencies are attached with 4 different group, 4 different ग्रुप। जैसे कोई कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, जैसे यहाँ CH3 हो, यहाँ C2H5 हो, यहाँ H हो और यहाँ OH। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, कायरल कार्बन। और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है उस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं। कायरल कार्बन मींस ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच है। इसी को असिमेट्रिकल कार्बन भी कहते हैं, असिमेट्रिक। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए किसी भी कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है, और कायरल होने के लिए उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन है तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 2 तरह से रोटेट कर सकता है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो आप, रोटेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होना जरूरी था, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होना जरूरी था। वैसे ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है।
और ऑप्टिकली एक्टिव होना कैसे पॉसिबल होगा? कायरल कंपाउंड होने से। कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड कब होगा? जब उसमें कायरल कार्बन होगा। तो जो कायरल कार्बन कंटेन करने वाले कंपाउंड है वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, बाकी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, आप इसको डिफाइन कर लेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर इसमें क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, डिफरेंट ऑप्टिकल और रोटेशन। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, उस कंपाउंड को कहते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर। और ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उन दोनों का ऑप्टिक, जैसे दो आइसोमर है तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो जिसका ऑप्टिकल रोटेशन क्लॉकवाइज होता है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। मींस एक क्लॉकवाइज रोटेशन शो करेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन। सेकेंड इज लीवोरोटेटरी आइसोमर, लीवोरोटेटरी आइसोमर ये शो करेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि देखिए जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहेंगे, और इसको स्मॉल डी या फिर प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया उसे लीवोरोटेटरी कहते हैं, और इसको कहते हैं हम स्मॉल एल और माइनस साइन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एल या माइनस साइन। तो आप लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया। देखो ऑप्टिकल, दोबारा समझिए, कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब शो करेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब उसके पास कायरल कार्बन होगा, वो कायरल कंपाउंड होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसे लीवोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के दो आइसोमर हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो। क्लियर? इसके अलावा और भी यहाँ पे इनैंसियोमर बनते हैं, ईपीमर बनते हैं, लेकिन ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो दीज आर ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट।